नमस्कार, मैगज़ीन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल दहिया और आज हम बात करेंगे फ्रांस के चुनावी नतीजों की। दरअसल फ्रांस में हाल ही में नेशनल असेंबली के लिए जो 2 चरण में मतदान हुए थे, उनके नतीजे आ गए हैं और किसी भी पार्टी को फ्रांस की नेशनल असेंबली में बहुमत नहीं मिला है। नेशनल रैली जो दक्षिणपंथी पार्टियों का गठबंधन है, नेशनल रैली की लीडरशिप में उसको ऐसा माना जा रहा था कि बढ़त मिलेगी, लेकिन उसको इस चुनाव में तीसरा स्थान मिला है। पहला स्थान जो वामपंथी दलों का गठबंधन है, एनपीएफ न्यू पॉपुलर फ्रंट, उनको मिला है और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की जो सेंट्रिस्ट पार्टी है, वो दूसरे स्थान पर आई है। हालांकि किसी को भी नेशनल असेंबली में जो बहुमत के लिए 289 सीटें चाहिए, वो नहीं मिली हैं और सबसे पहले स्थान पर आने वाला जो वामपंथी दलों का गठबंधन है, उसको 180 के लगभग और राष्ट्रपति मैक्रों की पार्टी को 160 के लगभग और नेशनल रैली जो कि दक्षिणपंथी पार्टी के नेतृत्व में एक गठबंधन है दक्षिणपंथी पार्टियों का, उसको 140 के आसपास सीटें फ्रांस में मिली है। तो यानी कि एक त्रिशंकु नेशनल असेंबली है और सबसे बड़ा सवाल अब जो खड़ा होता है वो ये होता है कि कौन बनेगा फ्रांस का प्रधानमंत्री। तो इसी पर चर्चा करने के लिए और समझने के लिए मेरे साथ एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार हर्ष रंजन जुड़े हुए हैं। हर्ष जी, स्वागत है आपका। ऐसा माना जा रहा था कि दक्षिणपंथियों को तो जीत मिलनी लगभग पक्की है इस चुनाव में, लेकिन अब जब नतीजे सामने आए हैं आखिरकार दूसरे चरण के बाद, तो तीसरे नंबर पर आई हैं दक्षिणपंथी पार्टियां। विशाल, आपने बहुत ब्रीफ में अपने इंट्रो में लगभग सारी बातें कह दी और उसी पे हम आगे बढ़ते हैं। मैं शुरुआत यहां से करना चाहूंगा कि दरअसल जो वहां के राष्ट्रपति हैं मैक्रों, उन्होंने एक जुआ खेला था और जुआ ये था कि 3 साल पहले नेशनल असेंबली को भंग करके जो 27 तक जिसका टर्म था, 2027 तक, उन्होंने चुनाव करा दिया। तो शायद उनको ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी हार को या जो विपक्ष के आरोप थे उसको दिल पे ले लिया था और दिल पे लेने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि मैं पूरी शक्ति के साथ वापस लौट आऊंगा। यहां फ्रांस की राजनीति को समझना बेहद जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। त्रिकोणीय मुकाबला है, 3 दल हैं। एक दल है जो सेंटर वाला दल है, जिसके मुखिया राष्ट्रपति हैं और इसी दल के प्रधानमंत्री थे वहां पर। उसके बाद एक्सट्रीम राइट है, जो आपने बताया, नेशनल रैली जिसे कहते हैं, गठबंधन है। एक्सट्रीम राइट, धुर दक्षिणपंथी जिसे कहते हैं, वो है। ली पेन के नेतृत्व में है, पिछली बार राष्ट्रपति के चुनाव भी हारी थी वो। जी बिल्कुल, और ली पेन जी, उनकी बात। और जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लेकर आई है वो सेंटर लेफ्टिस्ट है, लेफ्ट की तरफ उसका झुकाव है। अब यहां पर मैक्रों साहब के सामने स्थिति ये हो गई है कि वो प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अगर वो लेफ्ट वाले को बना देते हैं तो क्या खुद राष्ट्रपति बने रहेंगे और कितने सुचारू ढंग से वो चला पाएंगे, कितनी उनकी नैतिकता वहां पे रहेगी। क्योंकि जो सोच के उन्होंने किया था, और इस्तीफा क्यों, पूर्व चुनाव क्यों करा दिए, अर्ली इलेक्शन क्यों करा दिए, इस वजह से कि यूरोपीय यूनियन में उनकी करारी हार हो गई थी और उसके बाद उन्हें लग रहा था कि वो वहां के नेता रहेंगे या लोग उन पर आरोप लगाएंगे। भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे थे, कुछ वीजा को लेके भी जो दक्षिणपंथी पार्टी है लगातार आरोप लगा रही थी, ली पेन वाली, कि इतने लोगों को वीजा मिल रहा है कि यहाँ आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है, बाहर के लोगों का कब्जा हो जाएगा और इसलिए वीजा इमिग्रेशन पर रोक बहुत जरूरी है। तो अब इनके साथ त्रिशंकु नेशनल असेंबली वाली स्थिति है। और अगर फ्रांस को आप देखें, इतिहास में जाएं, तो फ्रांस को आदत नहीं है इस तरीके की कॉलिशन गवर्नमेंट चलाने की। जर्मनी में ये चल चुका है, इटली में चल चुका है, लेकिन फ्रांस में ये पहला मौका होगा। फ्रांस को उसकी आदत ही नहीं है। तो अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो पार्टी उभरी है, जो आप बात कर रहे थे, 279 सीट चाहिए, 279, ये मेजॉरिटी किसी को नहीं है, क्योंकि जो नेशनल 289 हर्ष जी, 577 सीटों की नेशनल असेंबली है, उसमें मेजॉरिटी के लिए 289 सीटें किसी भी दल के पास होनी चाहिए। 89, सॉरी, 289, 290 से एक कम सीट चाहिए 577 के लिए। तो वो किसी को मिला नहीं है। अब जब वो किसी को वहां पे वो बहुमत मिला नहीं है, लेकिन जो सिंगल लार्जेस्ट गठबंधन उभर के आया है वो
वामपंथ गठबंधन उभर के आया है, तो इनकी मजबूरी हो जाएगी राष्ट्रपति रहते वहां के संविधान के हिसाब से कि वो उसी के प्रधानमंत्री को बनाए, और जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो आज शायद इस्तीफे की पेशकश भी कर देंगे। तो एक बड़ी दिलचस्प वहां पहली बार फ्रांस में ये स्थिति आई है। एक और महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर दर्शकों को बता दें हम, क्योंकि आपने जिक्र किया कि फ्रांस में जो राजनीतिक स्थिति है और जो चुनावी नतीजे हैं उससे थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जैसा कि आपने कहा कि फ्रांस में जो गठबंधन की सरकारें हैं उनका कोई प्रचलन रहा नहीं है, और इसलिए इस बार ये मुश्किल होगा राष्ट्रपति मैक्रों के लिए भी और उन दलों के लिए भी जो इन गठबंधनों में शामिल हैं कि कैसे सरकार चलाई जाए। तो फ्रांस का संविधान क्या कहता है? दरअसल फ्रांस के संविधान में राष्ट्रपति पर ऐसा कोई दबाव नहीं है कि उन्हें एक पर्टिकुलर डेडलाइन तक किसी प्रधानमंत्री को नियुक्त करना है, नंबर एक बात। और नंबर दूसरी बात यह है कि अगर राष्ट्रपति चाहें तो किसी भी पार्टी के जो सांसद चुन के आए हैं या उनके लीडर जो हैं उनको प्रधानमंत्री बनाने की बजाय और उनकी सरकार बनाने की बजाय जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं यानी कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी सरकार बनाई जा सकती है, लेकिन उसको मंजूरी फ्रांस की संसद से ही मिलनी होगी, यानी कि नेशनल असेंबली से मिलनी होगी। और नेशनल असेंबली में जो राष्ट्रपति मैक्रों हैं उनकी पार्टी के पास अब वो संख्या बल नहीं है कि वो अपनी मर्जी से ऐसे प्रस्तावों को पास करवा पाए। और वामपंथी दलों ने ये पहले ही साफ कर दिया है कि आप प्रधानमंत्री उनके लीडर को बनाया जाना चाहिए। उन्होंने अपना दावा ठोक दिया है। जो फ्रांस अनबाउंड पार्टी है, जीन ल्यूक जो बोलते हैं, जो बड़े जिसे कहा जाए कि प्रखर और प्रमुख वामपंथी नेता हैं, उन्होंने कल ही रात में बयान दे दिया था कि प्रधानमंत्री जो गैब्रियल अटाल हैं उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और उनकी पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहिए। और दिलचस्प बात यह है हरजी कि उनकी जो पार्टी है उसको सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। अगर पार्टी वाइज देखा जाए, गठबंधन के लिहाज से ना देखा जाए, तो फ्रांस अनबाउंड जो अल्ट्रा लेफ्ट पार्टी है उसको 94 सीटें मिली हैं, यानी कि उसका दावा जरूर है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, फ्रांस के संविधान को अगर समझें कि सरकार कैसे बनेगी और कौन प्रधानमंत्री बनेगा, एक रोक फ्रांस का संविधान राष्ट्रपति पर लगाता है कि वो दोबारा 1 साल तक यानी कि 12 महीने तक चुनाव नहीं करवा सकते हैं नेशनल असेंबली के। यानी कि 1 साल तक किसी न किसी की तो सरकार बनानी पड़ेगी, किसी को इमैनुअल मैक्रों को बुलाना पड़ेगा सरकार बनाने के लिए। अब वो कैसे बुलाएंगे, क्या गठबंधन होगा, किस तरह से उनका समझौता होगा, वो थोड़ा सा देखना दिलचस्प है। बिल्कुल, और खास करके ऐसे समय में विशाल, जबकि इस समय फ्रांस जो है अपने ट्रेड पार्टनर्स को लेके, चाहे वो यूरोपीय देशों के साथ हो, अमेरिका के साथ हो, खास करके भारत के साथ हो, जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, आपने देखा कि पिछले लगभग 7-8 वर्षों से, लगभग 1 दशक हम कह सकते हैं, किस तरीके से यूरोपीय देश वित्तीय कमजोरी से जूझ रहे हैं। हर जगह इन्फ्लेशन है, महंगाई बहुत है, और हर देश, चाहे वो जर्मनी हो, यूके में सबसे ज्यादा है, फ्रांस हो, तो ये सारे देश जो है अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को पटरी पर लाने, उसे मजबूत करने की फिराक में है। ऐसे किसी भी तरीके की राजनीतिक अस्थिरता का जो सीधा असर होगा वो वहां की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से यूरो गिरा है जैसे ही यहाँ की त्रिशंकु नतीजे आए हैं। और लोगों को पूरी उम्मीद थी, जैसा आपने बताया विशाल, कि दक्षिणपंथी जो पार्टी है लीपेन की नेशनल असेंबली, वो आ जाएगी। और इसकी वजह शायद मैं ये मानता हूं कि जो पहले चरण में 76 सीटों पर चुनाव हुए थे, उसमें उस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें आ गई थी। उसके जो एग्जिट पोल्स थे उसमें 40 के आसपास सीटें थी, यानी 50% से ज्यादा सीटें आ गई थी। लेकिन दूसरे चरण में ज्यादा सीटें थी और इसमें वो तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। यानी कि जो फ्रांस की जनता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो, उनके विचार भी आपस में बटे हुए हैं, चाहे वो इमिग्रेशन का मामला हो या अर्थव्यवस्था का मामला हो। इसके 2 कारण और हैं आपने जो बताया, क्योंकि ये बड़ा दिलचस्प है। पहले चरण के जो नतीजे आए, और फ्रांस का संविधान ये कहता है कि पहले चरण में अगर किसी उम्मीदवार को 50% से ज्यादा मत मिले हैं तो उसे जीता हुआ माना जाएगा। लेकिन अगर किसी भी उम्मीदवार को 50% से ज्यादा मत नहीं मिले हैं तो जिन उम्मीदवारों को 12.5% मत मिले हैं वो दूसरे चरण में अपनी किस्मत एक बार फिर से आजमाएंगे। 76 सीटें जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनके लिहाज से अगर देखें तो आधे से ज्यादा सीटें
नेशनल रैली को मिली, ली पें की पार्टी को, और प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों की पार्टी को केवल 2 सीटें मिली। तो यहां 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती। पहला तो ये कि जो सेंट्रिस्ट गठबंधन है इमैनुअल मैक्रो के नेतृत्व वाला, और जो अल्ट्रा लेफ्ट यानी कि वामपंथी दलों का जो गठबंधन है जिसको अब सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, उन दोनों ने मिलकर एक समझौता किया, जिसे कहते हैं चुनावी समझौता किया, क्योंकि लगभग 200 से ज्यादा सीटें ऐसी थी हर्ष जी जिन पर दूसरे चरण के मतदान से पहले इन 2 पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को इसलिए हटा लिया जहां पर, ताकि वो त्रिकोणीय मुकाबले की बजाय केवल सीधी आमने सामने की टक्कर हो राइट विंग नेशनल रैली के साथ। तो यानी कि उसका फायदा लेफ्ट के गठबंधन को मिला और सेंट्रिस्ट को भी थोड़ा सा मिला, और नुकसान हुआ नेशनल रैली को, जिसको बढ़त मिलती दिखाई दे रही थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने बताया कि लोगों का कैसा मत है। अब पहले चरण में अगर मत प्रतिशत पर नजर डालें और दूसरे चरण में मत प्रतिशत पर नजर डालें तो बहुत अंतर है, और खास तौर पर दूसरे चरण के मतदान में जो लगभग 66% के आसपास मतदान हुआ है, वो 1997 के बाद आंकड़े जो बताते हैं फ्रांस की इंटीरियर मिनिस्ट्री के, सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। तो यानी कि लोग भी बाहर निकल कर आए, और ये जो चुनावी तालमेल हुआ सेंट्रिस्ट और लेफ्टिस्ट के बीच, उसका नुकसान नेशनल रैली यानी कि दक्षिणपंथी पार्टी को भुगतना पड़ा। हालांकि अब वो चुनावी गठबंधन जो था, जिसे अनकहा गठबंधन कहा जाता है, अनरिटन रूल, वो राजनीतिक गठबंधन में बदलता तो नहीं नजर आ रहा है। जिस तरह के बयान इमैनुअल मैक्रो और जिस तरह के बयान जो लेफ्टिस्ट पार्टी के नेता हैं उनकी तरफ से आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विशाल। और इसमें देखिए 2 चीज गौर करने वाली है जो पूरी दुनिया के प्रमुख देशों के लिए बहुत ही एक चिंता की बात मुझे लग रही है। आपने वोट प्रतिशत की बात की। वोट प्रतिशत, मुझे लगता है कि जितने वोटर हैं, जैसे वहां 5 करोड़ के आसपास शायद वोटर थे, और उसमें से 50% से थोड़े ही ज्यादा 60% जो आप अंक बता रहे हैं वहां है। मुझे लगता है किसी भी विकसित देश में वोटरों की संख्या कहीं से भी 80% से ऊपर ही होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। एक स्वस्थ लोकतंत्र की ये परंपरा है। ये चीज हमने भारत में भी अभी हुए चुनाव में कई जगहों पर देखी, जो एक चिंता की बात थी। अभी ईरान में चुनाव हुए, ईरान में वोटिंग दोबारा करानी पड़ी वहां के प्रेसिडेंट के लिए, क्योंकि पहले चरण में इतना कम वोट पड़ा था कि वहां के जो सुप्रीम अथॉरिटी हैं, उनको उन्होंने कहा कि दोबारा चुनाव कराएं, और यही स्थिति कमोवेश हमने यूके में भी देखी। तो ये चिंता की बात है जिसे विश्व के नेताओं को सोचना चाहिए, मुझे लगता है। लेकिन बहरहाल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो फ्रांस के चुनाव को लेकर ये है कि क्या अब धीमे धीमे जो एक हमने देखा कि पिछले 10 वर्षों में दक्षिण पंथ का बोलबाला रहा, चाहे वो अमेरिका हो, ब्राजील में बोल्सोनारो हो, या यूके हो, तमाम जगहों पर क्या अब थोड़ा सा जनता का झुकाव जो है वो लेफ्ट की ओर जा रहा है? यही चीज हमने देखा यूके में जब लेबर पार्टी अभी सत्ता में आ रही है, आई, और यही चीज हमने देखा कि सबसे बड़ा जो मत मिला है प्रतिशत, वो फ्रांस में आपको लेफ्ट विंग की पार्टी को मिला है, उसके गठबंधन को मिला है। क्या आप, चूंकि आपने काफी रिसर्च किया है इस पे, क्या आप कुछ झुकाव देख रहे हैं? देखिए, ये झुकाव नहीं इसे कहना उचित होगा, क्योंकि अगर आप दक्षिणपंथी पार्टियों की तरफ देखें तो कहीं कहीं उन्होंने जो सरकारें बनाने में सफलता प्राप्त की थी, वो शायद अगले चुनाव में नहीं बना पाए, या उनको कम वोट मिले और गठबंधन की सरकार उन्हें बनानी पड़ी। चाहे हम भारत का ही एक एग्जाम्पल ले लें, लेकिन अभी अभी हम क्योंकि यूरोप और पश्चिमी देशों की बात कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा देखिए कि जैसे यूके के चुनाव में हमने देखा निजेल फराज जो थे, वो 8 बार के अटेम्प्ट के बाद पहली बार एमपी बने। वो ब्रेक्जिट का फेस थे, उन्होंने पार्टी बनाई थी। इसी तरह जो अगर फ्रांस की ही बात करें तो जो नेशनल रैली है, वो सरकार बनाने में तो सफल नहीं हो पाए और तीसरे नंबर पर आए, लेकिन पहले चरण के चुनाव में जिस तरह से उन्होंने सीटें जीती, उससे ये साफ नजर आता है कि अगर आमने सामने की लड़ाई हो तो दक्षिणपंथी पार्टियों को मजबूत समर्थन है। और फ्रांस के वो इलाके जिनको कभी वामपंथी दलों का गढ़ कहा जाता था या सेंट्रिस्ट का गढ़ कहा जाता था, वहां भी दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली ने अच्छे खासे वोट पाए हैं, वहां से सीटें जीती हैं फ्रांस की नेशनल असेंबली में। लेकिन क्योंकि हम कौन बनेगा प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे, तो आखिरी में
ये बड़ा दिलचस्प पहलू है। गैब्रियल अटाल जो कि अभी प्रधानमंत्री हैं और इस्तीफा देंगे, केयरटेकर प्रधानमंत्री रहेंगे, वो सबसे कम उम्र के फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। और जोसेफ बारडेला जो कि दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली के लीडर हैं, अगर दक्षिणपंथी पार्टी चुनाव जीतती या सबसे ज्यादा सीटें पाती और सरकार बनाने की स्थिति में होती, तो जोसेफ बारडेला गैब्रियल अटाल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री एक बार फिर बनते। जोसेफ बारडेला केवल 28 साल के हैं, लेकिन अब दावा जीन लूक की तरफ से हो रहा है जो कि फ्रांस अनबाउंड पार्टी के हैं। 94 सीटें उनके पास हैं और उनकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास है। तो ये जो एक बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिनको अगर फ्रांस के चुनाव के थोड़ा सा संख्या या जो नंबर्स हैं उनके पीछे जाकर देखा जाए कि किस तरह से क्या काम होगा। लेकिन एक और आखिरी बात चलते चलते अपने दर्शकों को बता दें कि फ्रांस में 26 जुलाई से पेरिस ओलंपिक्स भी शुरू हो रहा है। 18 जुलाई को ये नेशनल असेंबली के जो नतीजे हुए हैं उसकी पहली बैठक होगी, यानी कि जो राजनीतिक अस्थिरता है उसके बीच पेरिस ओलंपिक 2024 भी होगा। तो सबकी नजरें, ऐसा लग रहा है हर्ष जी, कि आने वाले लगभग 2 महीने, 1.5-2 महीने तक फ्रांस पे बनी रहेगी, चाहे वो चुनाव राजनीति की बात हो या वो खेल के जगत की बात। मतलब फ्रांस खबरों में बना रहेगा। लेकिन अच्छा कि आपने इस बात की चर्चा छेड़ी कि पेरिस ओलंपिक पे सबकी नजरें रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी। और मुझे लगता है कि देखिए, अगर मैं अपनी बात दो टूक शब्दों में कहूं तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि इमैनुअल मैक्रों जो हैं वो जो सबसे बड़ी पार्टी, जो सबसे बड़ा गठबंधन उभरा है लेफ्ट की ओर से, चूंकि वो अभी वो 3 साल तक खुद रहेंगे, मुझे लगता है खुद इस्तीफा नहीं देंगे और वहां से वो प्रधानमंत्री बना सकते हैं और एक तरीके से गठबंधन की सरकार होगी। जैसा कि आपने कहा कि किसी भी प्रबुद्ध को वो बना सकते हैं, तो इस तरीके से चलेगा। लेकिन फ्रांस जैसे विकसित देश में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी आयोजन पर, चाहे वो ओलंपिक हो या किसी दूसरे देश के साथ उनके रिश्ते हो, फॉरेन पॉलिसी हो या ट्रेड पॉलिसी हो, इस पर बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। और वो क्योंकि ये वही सारे चीजें अधिकार राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के पास है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये तो जारी रहेंगे। लेकिन अंदरूनी राजनीति जो है, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है फ्रांस की, उसमें कई सारे उतार और चढ़ाव और देखने को मिल और रहे हैं। और विशाल, यही खूबसूरती है एक स्वस्थ लोकतंत्र की, एक विकसित देश की यही खूबसूरती है कि आप अंदर चाहे कुछ भी करते रहें, लड़ते रहें और सत्ता में आए, लेकिन एक बाउंड्री लाइन जरूर रखें कि किस लाइन तक आपको जाना है। और सत्ता जी में आने के लिए कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन उसका अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर, आपके व्यापार पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि भारत का अगर आप देखें रिश्ते के हिसाब से, तो रक्षा सहयोग में दूसरा सबसे बड़ा पार्टनर है। तो वहां हम कुछ ये नहीं कि $14 बिलियन का भारत के साथ उनका कारोबार है, इस पे कोई जी फर्क बिल्कुल। नहीं पड़ सकता। $10 अरब उन्होंने भारत में निवेश किया हुआ है। अगर पूरे दुनिया के देशों को देखें तो 10वां सबसे बड़ा इन्वेस्टर है भारत के लिए। तो और अब भारत के यूरोपियन साथ यूनियन उनके की रिश्तों दूसरी पर सबसे बड़ी कोई इकोनॉमी फर्क भी, पड़ेगा। जी 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 बिल्कुल, यूरोपियन यूनियन की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भी फ्रांस है। तो इन सब चीजों जी पर अगर हम बनाए रखेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष जी। इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। दर्शकों का भी धन्यवाद देखने के लिए। और अगर इसी तरह की फैक्ट्स और एनालिसिस से भरी हुई बातें, चर्चाएं और जो प्रमुख मुद्दे हैं, चाहे वो चुनावी मुद्दे हों, चाहे वो राजनीति हो या पॉलिसी हो, उससे जुड़ी बातें अगर आप सुनना और देखना चाहते हैं तो मैगजीन इंडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। धन्यवाद।